विच ऑफ द ट्यूब इन द फिगर 2.a ए एंड बी, मतलब ये फिगर 2.1 है आपकी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्यूब दी हुई हैं, ये ट्यूब ए है और ये ट्यूब बी है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्यूब ए में बीड्स रखी हुई हैं, बीड्स मतलब मार्बल होंगे, छोटे छोटे मार्बल्स रखे होंगे, तो छोटे छोटे मार्बल्स रखे हुए हैं इसमें, कंचे नहीं होते हैं जैसे वैसे, ठीक है। और ये जो ट्यूब बी है इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द ट्यूब इन द फिगर 2.1 ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज अ कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस, ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डिस्टिलेशन एपरेटस में बहुत ही बेसिक, देखिए यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से आपको फटाफट दिखा देता हूँ क्या होता था। यहाँ पे एक फ्लास्क रखा होता था, ठीक है, और इसको बर्नर से आप ऐसे गर्म करते थे, यहाँ से ऐसे कनेक्शन होता था और यहाँ पर ट्यूब लगी होती थी कंडेंसर वाली, याद है आपको। तो कंडेंसर में क्या होता था, यहाँ से कोल्ड वाटर आता था और यहाँ से हॉट वाटर निकलता था, कोल्ड वाटर जाता था, तो यहाँ से जो वेपर आती थी, इस वेपर को ये जो कोल्ड वाटर है वो इस वेपर को वो कंडेंस करता था। कंडेंस कैसे करता था? हीट हायर टेम्परेचर से कहाँ फ्लो करती है? लोअर टेम्परेचर में। तो जो ठंडा पानी आ रहा है, ठीक है, इस ठंडे पानी में हीट फ्लो करती है, कहाँ से? वेपर से। ये जो वेपर में हीट है, हीट एनर्जी है, ये फ्लो करती है वेपर से, कहाँ पे? वाटर में। तो वाटर गर्म होकर इधर से निकल जाता है और वेपर्स ठंडे हो जाते हैं, और जब वेपर्स ठंडे होंगे उनकी एनर्जी कम होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वो कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। कंडेंस होकर लिक्विड आपको यहाँ कहीं मिल जाता था, इसको आप फ्लास्क में यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट कर लेते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद है। तो ये वाली जो ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये वाली, इसी ट्यूब को ये बोल रहे हैं क्या? इसी ट्यूब को ये बोल रहे हैं कंडेंसर ट्यूब, ओके। तो कह रहे हैं कि ये जो कंडेंसर वाली ट्यूब है, ओके, तो इस कंडेंसर ट्यूब में हम ये वाली ट्यूब लगाएं या ये वाली ट्यूब लगाएं, कौन सी ट्यूब लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा? तो जवाब है आप ये वाली ट्यूब ए लगाइए जिसमें बीड्स हैं। उसका रीज़न है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये फ्री स्पेस है, तो वेपर आएगा, ठीक है, और वेपर आएगा और वेपर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास काफ़ी बढ़िया एनर्जी है, ठीक है। तो वो एनर्जी बहुत बढ़िया है और वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? हाँ, मोशन करेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए उनके कूलिंग का टाइम उनको नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब समझो, एक्चुअल में उनको जाके किसी जगह पे बैठ के, किसी सरफेस पे बैठ के ठंडे होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो शायद ऐसा हो, देखिए मेरा मानना है शायद ऐसा हो, कुछ वेपर्स ऐसे ही निकल जाए तो, और यहाँ पे निकल के ऐसे उड़ जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना, खुद समझिए। तो आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल्स जो हैं उनको कहीं पे रोकना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और रोकोगे कैसे? जब आप मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करोगे। अभी तक उनको रुकने की देखिए जगह कहाँ पर है, ट्यूब की जो दीवारें होंगी ना, जो वॉल्स होंगी, उस पर जाके वो मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। या आप इस तरीके से समझ सकते हो, जाके जब हिट करेंगे, देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब मॉलिक्यूल्स कहीं पे हिट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, है ना। तो ये भी एक समझने का तरीका है कि अभी तक वो केवल वॉल्स पे हिट कर सकते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स वॉल पे हिट करेंगे वही अपनी एनर्जी लूज करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने बीड्स रख दिए, मार्बल्स रख दिए, तो ध्यान से करिए मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेपर के वो बच के जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि वेपर के फॉर्म में इधर निकल गए, क्या करेंगे, उनको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, वो यहाँ भी हिट करेंगे, वॉल्स पे भी हिट करेंगे, ये वाली बीट पे भी हिट करेंगे, ये वाली बीट पे भी हिट करेंगे। अगर आपने बीट्स रख दी तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और मोर एंड मोर वेपर्स वहाँ पे जाके टकराएंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे और ठंडे पानी को अपनी हीट देंगे, जिससे उनकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी और वो कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वो लिक्विड के फॉर्म में आने लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपकी एग्जाम्पलर में जो आंसर बच्चों लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है बीड्स के रखने से, बस इतना ही लिखा हुआ है। एक्चुअल में पूरी बात आप समझ रहे हो, पूरी बात क्या, जब आप बीड्स रखोगे तो वेपर के रास्ते में जो लिक्विड का जो वेपर है उसके रास्ते में रुकावट आएगी और वो कॉन्टिन्यूसली हिट करेगा किस पे, बीड्स पे। जब हिट करेगा तो अपनी एनर्जी भी तो लूज करेगा, अपनी एनर्जी जब लूज करेगा तो हिट करके लूज करेगा और जाके वहाँ हिट करके चिपक जाएगा उस पर, तो उसको मोर सरफेस एरिया होगा तो मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल्स बीड्स पे चिपक जाएंगे और जब चिपक के थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा अपना हीट एनर्जी किसको देने के लिए, ठंडे पानी को देने के लिए, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये ठंडे पानी का टेम्परेचर कैसा है, लो, और ये जो बीड्स हैं जिसपे वेपर के पार्टिकल बैठे हुए हैं, वेपर के पार्टिकल्स का जो अभी टेम्परेचर है वो कैसा, हाई, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस तरीके से ठंडे हो जाएंगे, इनको ठंडे होने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दें। तो मेरी बात आप समझ रहे हो, मैं पता है दो बातों पे फोकस करना चाहता हूँ। एक तो जो एग्जाम्पलर में आंसर दिया हुआ है क्या, कि
सरफेस एरिया आप बढ़ा देते हो तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है ठंडा होने के लिए, ठीक है भाई, कंडेंस होने के लिए ज़्यादा टाइम, ये तो है ही है। इसके पीछे भी छुपी हुई बात है, बीट्स के रखने से ये भी फायदा है कि मोस्ट ऑफ द वेपर पार्टिकल टक्कर करेंगे बीट्स से ना, तब भी तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे वहां पर, बात समझ में। तो इस तरीके से दो तरीके से वो एनर्जी लूज कर रहे हैं। कैसे? एक तो ठंडे पानी को अपनी हीट फ्लो करवा दे रहे हैं, दूसरा जो हीट एनर्जी है उसी की वजह से तो वो वेपर पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी ही कैसा काम कर रही है, एज अ काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही कोई पार्टिकल आएगा और बीट्स पे, मतलब वेपर का पार्टिकल आएगा, बीट्स पे जब हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज होने लगेगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब लूज होगी तो ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी लूज होने का मतलब उसकी हीट कम होने लगेगी और वो कंडेंस होने लगेगा, वो जल्दी जल्दी फटाफट कंडेंस होगा। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप चाय बनाते हो तो ऊपर जब आप एक प्लेट रख देते हो तो आप जब प्लेट उठा के देखते हो तो उस पर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर पार्टिकल आके टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी एनर्जी वहां लूज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर ए होगा। ट्यूब ए विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ एपरेटस। ओके, हाँ, ट्यूब ए विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर द कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस, है ना। तो आंसर क्या लिखना है सर एग्जाम में? आंसर ये लिखा हुआ है, ट्यूब ए विल बी मोर इफेक्टिव इन द डिस्टिलेशन एपरेटस। इफेक्टिव मतलब प्रभावी, ओके। तो जो ट्यूब ए है वो ज्यादा प्रभावी होगी डिस्टिलेशन एपरेटस में एज अ कंडेंसर, मतलब कंडेंसर की जगह ट्यूब ए वाली अगर ट्यूब यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। रीजन बच्चों ये लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ बीट्स इन ट्यूब ए वुड प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर कूलिंग, दिस अलाउज मोर टाइम फॉर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, ओके। अब कुछ बच्चे अगर ये नहीं इमेजिन कर पा रहे सर सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा हो जाएगा, अरे भाई सीधी सी बात है, मैं आपको देखिए इमेजिन करवाऊँ। देखो मान लो कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को आप पेंट करो और आपके पास 10 बॉल हैं, आप उसको पेंट करो, तो आपका ज़्यादा पेंट कब खर्च होगा बताओ? जब 10 बॉल को पेंट करोगे, ठीक है ना। और पेंट करने का मतलब आप उसके सरफेस पे ही तो पेंट करते हो, तभी तो आपका ज़्यादा पेंट खर्च हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा बॉल्स होंगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। वेपर पार्टिकल्स को बैठने के लिए उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा और वो अच्छी तरीके से कूल हो जाएंगे, और आपको यहाँ पर कूल होने का मतलब है कंडेंस हो जाएंगे, और आपको यहाँ पर कंडेंस लिक्विड मिल जाएगा फ्लास्क में ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी वेपर पार्टिकल वेस्ट नहीं होगा, ओके। नोट कर लीजिए।